हमने हमेशा वेस्टर्न मीडिया को गॉस्पेल ट्रूथ माना है। वो जो दिखाते हैं वही हमारे ज़हन में बैठ जाता है। हम कभी उस पे खोज नहीं करते भाई ये हकीकत है, ये बात सच है कि नहीं है। भाई फलाना मुल्क सुपर पावर है, ओके जी वो सुपर पावर है। फलाना मुल्क टेररिस्ट है, ओके जी वो टेररिस्ट है। भाई कभी हमने हकीकत देखी? कभी हमने ये देखा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसके लिए इराक पर हमला किया गया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, भाई वहां पे कौन से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे और सद्दाम हुसैन को किस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे फांसी दी गई? हमने कभी क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं किया है वेस्ट को। अभी आप देखिए जो ईरान के प्रोटेस्ट दिखाए जा रहे हैं, अरे भाई कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां। तो ईरान में औरतें अपने बाल काट रही हैं, वहां पे हिजाब को जलाया जा रहा है, हिजाब फेंका जा रहा है। भाई सबसे पहले आप ये समझो, क्या वो जो वीडियोस हैं जो वायरल है, जो वेस्टर्न मीडिया भी दिखा रहा है, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो राइटर्स क्यों कह रहा है हमारे पास कोई तस्दीक नहीं है इन वीडियोस? तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी एंगल रहता है वेस्टर्न मीडिया में, लेकिन हमारे दिमाग पे ऐसा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न मीडिया का, बस जो वेस्टर्न मीडिया ने कहा वो सच है, बाकी और कुछ सच है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के सिलसिले में जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को काफ़ी कवरेज देता है और मिडिल ईस्ट पर ख़ास फोकस किए हुए, चूंकि मेरा ये यकीन है कि जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत को समझ लिया उसने शैतानी ताकतों के मकसद को समझ लिया कि आखिर वो दुनिया को किधर ले जाना चाहते हैं। और आपने पिछले 30 सालों में जिस तरह से इस इलाके में मुल्कों की तबाही देखी है, इसलिए उसको बहुत नज़दीक से समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं मिडिल ईस्ट पर कुछ ज़्यादा फोकस रखता हूँ। अभी जो कुछ ताज़ा खबरें हैं वो ये हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कहा है पिछले दिनों के वो ईरान को आज़ाद कराएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी लोग खुद को बहुत जल्दी आज़ाद करेंगे। उसके बाद ईरान की तरफ से एक IRGC के सरबराह ने कहा है, जनरल सलामी ने, कि जो भी शैतानी ताकतें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं हम उनको जवाब जरूर देंगे। इस जवाब की धमकी के बाद सऊदी अरब ने कहा कि ईरान हम पर हमला कर सकता है। तो ये एक के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं जिससे यह समझना आसान है कि ताकत का पलड़ा किस तरफ भारी है, क्या कुछ है, हालात समझ में आते हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब माजिद हैदरी साहब हैं और वो खास तौर पर सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के इस इलाके पर खास तौर पर नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप ये बताइए कि आप इस जो बाइडन के इस बयान को, जिनके बारे में जबान फिसल गई कि वाली बात भी कई बार कही जाती है, ये क्या कुछ है, कितने सीरियस हैं? चूंकि कई वेस्टर्न मुल्कों ने ये एक तरह से सबूत छोड़े हैं कि वहां उनके एजेंट्स मौजूद हैं, मोसाद के लोग पकड़े गए हैं, CIA के लोग पकड़े गए हैं, इस किस्म की वहां कार्रवाइयां हो रही हैं। अब आप कहां महसूस कर रहे हैं ईरान और अमेरिका का टकराव? सीधा टकराव इसलिए कि वो सीधे आ गए हैं ऐलान करते हुए कि हम हुकूमत बदलेंगे। आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक मरतबा फिर आपने मुझे मौका दिया आपके इस बहुत ही मशहूर चैनल पे आने का और अपना व्यू पॉइंट रखने का। देखिए, जहां तक ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बयान की बात है कि वील फ्री ईरान, हम ईरान को आजाद करेंगे, जो 2 रोज कबल या कुछ रोज कबल जो उन्होंने बात की कैलिफोर्निया में अपने एक स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले इस पे बात करने से पहले हमें देखना होगा कि किस तरीके की, कितनी, जिसे कहते हैं ना, अगर हम मॉरली देखें तो कितनी मॉरली करप्ट एक किस्म का बयान दिया गया है। एक हुलीगैनिज्म, गुंडागर्दी का एक बयान दिया गया है कि हम ईरान को आजाद करेंगे। भाई एक चीज होती है जिसे कि हम अंग्रेजी जबान में कहते हैं डिप्लोमेटिक नाइसिटीज होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की नाइसिटीज होती हैं, कुछ मतलब जिसे कि हम आम जबान में तहजीब कहते हैं ना, तहजीब होती है कोई बात करने की किसी के मुतालिक। ये बिल्कुल ऐसी बात है जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि हम ईरान को आजाद करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है एक पड़ोसी दूसरे को कहे भाई मैं तुम्हारे घर को आजाद कर दूंगा। अब अगर हमारे जैसे देश में ऐसी बात हो कि एक पड़ोसी दूसरे को कहो मैं तेरे घर को आजाद कर दूंगा, तो सबसे पहले
जो लानत मलामत होगी वो सब पड़ोसी मिल करके उस पड़ोसी को करेंगे तुमने बात कैसी की। क्योंकि कोई बात करने का तरीका होता है। आप एक सॉवरेन मुल्क को, आप एक जो कि एक आजाद मुल्क है, एक सॉवरेन मुल्क है, इस्लामिक रिपब्लिक है, आप उससे कह रहे हैं मैं तुम्हें आजाद करूंगा। किस अथॉरिटी से कह रहे हैं, किस लोकस स्टैंडर्ड से कह रहे हैं, ये तो पहले मैं आपको मॉरली समझा रहा था कि अगर पड़ोस में ऐसी बात हो फिर ये तो इंटरनेशनल आईसीटीज की बात आती है कि इसमें इसमें लोकस स्टैंडर्ड अमेरिका का क्या बनता है, इसमें उसकी मॉरल अथॉरिटी या इंटरनेशनल अथॉरिटी क्या बनती है, सुप्रीमेसी क्या बनती है, किस राइट से बोला, सबसे पहले ये देखना है। तो वो तो कोई अथॉरिटी बनती नहीं, तो हमें इसे महज सबसे पहले उर्दू जबान में से बदतमीजी कहेंगे, अहमकाना एक लबो लहजा कहेंगे जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का था। और इंटरनेशनली कोई लोकस स्टैंडर्ड बनता नहीं अमेरिका का ये बात करने का, जो सबसे पहले हमें समझना होगा। लेकिन अब उनने की बात, क्योंकि उनने बात सबसे पहले ये समझना होगा, उनने इसलिए बात की क्योंकि मिड टर्म पोल्स जो यूएस में होने जा रहे हैं और जो बाइडेन का ग्राफ जो है वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरते ही गया है, वो गिरते गिरते इतना नीचे हो गया कि अब नेगेटिव स्केल्स में जा रहा है वहां पे। तो उस बचाव में वो फ्रस्ट्रेटेड इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी अपने ही दोस्त सऊदी के खिलाफ, कभी अपने ही दोस्त वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके खिलाफ, और कभी ईरान के खिलाफ। तो ये बात उनने की, एक पोल स्टंट था उनका, जो कहते हैं ना इलेक्शन की जो स्टंट होता है, जैसे वो कलाबाजियां करते हैं कोई इलेक्शन के लिए, बिल्कुल वैसी थी। लेकिन और वो उसी टाइम दिखी जब जो बाइडेन ने बयान, जिस टाइम वो बात कर रहे थे, तो जब कैमरामैन ने लोगों की तरफ, जो कुछ वहां पे गिने चुने लोग जो वहां पे थे जो सुन रहे थे, उनकी तरफ कैमरा फोकस किया गया, तो उनके फोन के डिस्प्ले पर ऑलरेडी आ रहा था फ्री ईरान। तो मतलब सबसे पहले ये प्रोग्राम्ड एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूव था कि भाई मैं ऐसे बात करूंगा, आप लोग साथ ही दिखाओगे, वरना मुझे खुदा ना बता दीजिए जो बाइडेन बात कर रहे हो साथ ही वहां पे सैकड़ों लोग अपने मोबाइल फोन सामने ला रहे हैं, उस पे लिखा हुआ आ रहा है फ्री ईरान उनके डिस्प्ले पे। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब तक कि आपस में बहुत ही अहमकाना बदतमीज बयान था जो बाइडेन का, जो जैसे इंटरनेशनली देखें आप उस पे हुलिगैनिज्म पे तो गुंडागर्दी पे बात पे जाए, पहले जो बदतमीजी वाला और अहमकाना बयान था, तो व्हाइट हाउस ने दूसरे दिन कहा जी नहीं वो नहीं कहते, हम आजाद कर रहे थे। उनका मकसद था कि हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में, हम ईरान के साथ मतलब ईरान के अवाम के साथ इस वक्त हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो दूसरे दिन ही व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई। तो यहां से बात शुरू हुई और यहां पर इसका इनिशियल पहलू यह था कि यूएस मिड टर्म पोल्स के लिए एक इलेक्शन स्टंट था जो बाइडेन की तरफ से कहना कि हम ईरान को आजाद करें। जी काजमी साहब। अच्छा अच्छा, इसके बाद इत्तेफाक से सेम डे प्रेसिडेंट रईसी का बयान आया। उन्होंने दो तीन बातें कही कि हमारा मुल्क 43 साल से आज़ाद है और हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे और हम किसी के लिए दूध देने वाली गाय नहीं बनेंगे। आपको याद होगा कि सऊदी अरब के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दूध देने वाली गाय। तो ये क्लैरिटी है उधर से भी। आपको मतलब इसमें ताकत का तवाजुन, चूंकि चूंकि ईरान की जो इस वक्त जो जो पोजीशन है, ये बात सही है कि अमेरिका की फौजें मजबूत हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ जानकार लोगों का कहना है कि इस इलाके में अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद होना अमेरिका की कमजोरी है ईरान के मुकाबले। आपको इसमें क्या कुछ लगता है कि क्या है इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कही है कि हम दूध देने वाली गाय नहीं बनेंगे, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए काजमी साहब, इस मामले की टाइमिंग देखनी होगी। ये टाइमिंग जो है, जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान आया या वापसी बयान उसमें आया, रिएक्शन आई ईरान की तरफ से, तो इसकी टाइमिंग क्या है? सबसे पहले देखिए, जो ईरान में जो आज तक की सबसे बड़ी यूएस हॉस्टेज क्राइसिस हुई थी 1979 में, वो इसी नवंबर के महीने में हुई थी और 4 नवंबर को शुरू हुई थी। तो जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान आया बिल्कुल 4 नवंबर के करीब में आया कि जी हम ईरान को आजाद करें, क्योंकि उसी टाइम वो क्राइसिस शुरू हुई और वो तब तक चली जब तक, क्योंकि तख्ता पलट का मामला शुरू हो गया था, स्टूडेंट्स एक्टिव हो गए थे ईरान में और आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की सरकार आने वाली थी वहां पे, तो उसी मामले में चला था। और क्राइसिस का तो ऐसा था कि वहां पे उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे जिमी कार्टर, उनकी तो जो डाउनफॉल था उनका वो उसी क्राइसिस की वजह से शुरू हुआ था। तो टाइमिंग आप सबसे पहले देखेंगे टाइमिंग क्या है। दूसरी चीज जो आपने कही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो ईरान की तरफ से बयान आया है प्रेसिडेंट का कि हम जी वो दूध देने वाली गाय नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सऊदी अरब के बारे में कहा था। तो ईरान जो बात कर रहा है इस वक्त फ्रॉम पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कर रहा है। लेकिन आप देखें किन हालात में फ्रॉम पोजीशन ऑफ अथॉरिटी बात हो रही है, कि जिस तरीके का अरब स्प्रिंग हुआ था मिडिल ईस्ट में,
जहां पर की हुकूमतें गिर गई, तख्ते पलट हो गए। बिल्कुल वैसा ही एक अरब स्प्रिंग की कॉन्स्पिरेसी अभी हाल ही में सितंबर के महीने में ईरान में हुई, और अभी एक दफा नहीं हुई, मैं तो कहता हूँ 2 दफा हुई। क्योंकि एक तो सबसे पहले वो जो वहां पे उन खातून का वो एलिजली कस्टोडियल डेथ हुई, वो वहां पे मारी गई, और उसके मरी वो इनफैक्ट उसके बाद जो वहां पे राइट्स हुए, उधर प्रोटेस्ट तो हम उसे नहीं कहेंगे, वहां राइटिंग हुई, वहां 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 पे जिसको बिल्कुल कहते हैं कि राइट्स हुए, वहां पे उस तरीके का मामला बना। और उसके बाद अब ईरान उस सिचुएशन को ओवरकम कर रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने उसको इतना ज्यादा ब्लो किया और वेस्ट ने उसको इतनी ज्यादा सिंपैथी दिखाई। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई जो वेस्ट का कोई शख्स हो, कोई जी शऊर भी हो, उसने कभी फलस्तीन में हो रहे कत्लो गारत के बारे में अपने कपड़े काटे हो। लेकिन यहाँ पे औरतों ने अपने बाल काटने शुरू किए, किसी ने मेकअप कम करना शुरू किया, ब्ला ब्ला। तो बड़ी तरीके की ड्रामेबाजी तो बहुत हुई ईरान के मामले पे। तो सबसे पहले ईरान ने उस जो राइटिंग वहां पे हो रही है, क्योंकि ईरान की सरकार सही लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, वहां राइट्स चल रहे हैं, कि ईरान की सरकार ने तो क्लेरिफाई किया, उन्होंने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज रिलीज की और दिखाया कि उसको टच भी नहीं किया गया था, वो अचानक खड़ी खड़ी कोलैप्स हुई और मरी, और उसकी ऑलरेडी मल्टीपल एलिमेंट्स चल रही थी उस खातून की। तो सबसे पहले ईरान की तरफ से क्लेरिफिकेशन आई, और दूसरी तरफ जो कुछ दिखाया गया वेस्टर्न मीडिया पे, काजमी साहब आप तो ज्यादा नजर रखते हैं इंटरनेशनल मामला पे, आपने एक चीज देखी होगी, जो बड़े बड़े जो मीडिया एजेंसीज हैं, जैसे राइटर्स ने जब भी इन वहां पे जो इस वक्त हालात है, जब भी उसके मामले में कोई भी रिपोर्ट लिखी, उनने कहा कि हम इन वीडियोस को या इन रिपोर्ट्स को वहां पे ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। हर रिपोर्ट में, हर वीडियो में राइटर्स ये बार बार कह रहा है कि हम लोग इसको कंफर्म नहीं कर पाए ये हकीकत है कि नहीं। तो क्या वो ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोटेस्ट है वहां पे, क्या वो हकीकत में वहां प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि कोई वहां पे एक वो फिल्म की एजेंसी जो होती है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए वीडियोस बना रही है, और जो वीडियोस प्रोपेगेट किए जा रहे हैं। क्योंकि जब रॉयटर्स जैसा रिप्यूटेड एक जो वायर एजेंसी है, जब वो हर अपनी रिपोर्ट में इंश्योर करे लिखना कि हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाए, हम ये वीडियो दिखा रहे हैं हम कंफर्म नहीं कर पाए, हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम कंफर्म नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं इससे ये चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं जो दिखाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया पे वो हकीकत नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, जितना ज्यादा हिजाब के बारे में दिखाया जा रहा है कि भाई ईरान के लोग हिजाब के खिलाफ हैं, बाल काट रहे हैं, पर्दे के खिलाफ हैं। भाई पर्दा जो है, आप इसे हिजाब कहें, पर्दा कहें, घूंघट कहें, बुर्का कहें, जो भी कहें, ये तो हमारे दीन का हिस्सा है। तो अगर आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप तो बेसिकली दीन के खिलाफ, एक इस्लामिक कंट्री में इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना। तो जब आप कह रहे हैं कि हमें पर्दा नहीं चाहिए, हमें वेस्टर्नाइजेशन चाहिए, तो फिर तो आप कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या दर हकीकत वहां पे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसकी गारंटी आपको राइटर्स भी नहीं दे रहा है। एक भी तस्वीर में नहीं बता रहा राइटर्स, एक भी वीडियो में नहीं बता रहा कि हमने इसकी तस्दीक की। वो साथ साथ लिख रहे हैं हर रिपोर्ट में कि इट कुड नॉट बी कंफर्म। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एंगल इस सारे में आ रहा है। और उसके बाद जो शिराज में जो वहां पे आतंकी हमला हुआ, उसमें किनका हाथ आया? आईसिस का हाथ आया। जो लोग पकड़े गए वो आईसिस के साथ कनेक्टेड या उन ताकतों के साथ कनेक्टेड, क्योंकि आईसिस का कहीं ना कहीं से हमेशा कनेक्शन दिखाया गया है कि उनका अमेरिका से कहीं ना कहीं दूर दराज की कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आती है। तो वो सारा मामला लेकर के बन रहा था कि ईरान को तख्ता पलट का एक ओपन तरीका था जो 1979 में हुआ था, आज उसको वापस अंडू करने का, रोल बैक करने का एक वहां पे कॉन्स्पिरेसी हुई थी। लेकिन ईरान की सरकार उसमें कामयाब हुई। अब यहाँ पे सवाल बनता है, मुझे लगता है काजमी साहब, कि ऐसा क्यों हुआ ईरान के साथ इस वक्त, ऐसा क्यों हुआ? जी जी, ये समझना बहुत जरूरी है। आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है क्यों हुआ इस वक्त, जबकि खास तौर पर न्यूक्लियर बातचीत किसी किनारे तक पहुंचने वाली थी। कहा जा रहा था कि नतीजा बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ऐसे वक्त में क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले बाकायदा अमरीकी डिप्लोमेट्स को ईरान ने कमरे से बाहर बिठाया हुआ था, वियना में। कमरे के अंदर अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आने की इजाजत नहीं थी ईरान की तरफ से, क्योंकि हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। इतनी लंबी ह्यूमिलिएशन अमेरिकन उठा चुके वियना में, और खुद कतर में भी जो बातचीत हुई, अमेरिकन डिप्लोमेट्स अलाउड नहीं थे बातचीत की मेज पर बैठने के लिए। ये उनका सुपर पावर जो अपना दिमाग है उसको उसको अच्छी तरह से उन्होंने हिलाया है। अभी आपको क्या लगता है क्यों हुआ? जी, आपने बहुत बहुत ही सही बात कही। एक्चुअली देखिए, ईरान की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी रही है, इंटरनेशनल पॉलिसी रही है, बड़ी क्लियर कट रही है।
क्योंकि अपने आप को ईरान इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, तो जो उनका शरीयत का मामला उस पर चल रहा है कि हम लोग जी हिपोक्रेसी में बिलीव नहीं करेंगे, मुनाफिकत में बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारी पॉलिसी होगी क्लियर कट होगी। भाई अगर आपसे हमारी बनती है तो बनेगी, पब्लिकली बनेगी, नहीं बनेगी तो बिहाइंड द कर्टन भी नहीं बनेगी, सामने भी नहीं बनेगी। तो ईरान की वो पॉलिसी बिलखसूस में इसराइल और अमेरिका के मामले में रही। हाँ, एक चीज देखें, एक चीज इसका होता है कि इसका एक इन्फ्लुएंस होता है आपके लोगों पे, क्योंकि ईरान के लोग देखते हैं जी कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका ने ऐसा किया, वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की, यहाँ पे बड़ा हमारे दीन को जरर पहुंचाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ईरान की सरकार को जो स्ट्रेंथ मिलती है ईरानी अवाम की तरफ से, वो इसलिए भी मिलती है कि ईरान की सरकार जो है वो अमेरिका के खिलाफ रहती है, इसराइल के खिलाफ रहती है। तो एक इमोशनल बॉन्ड जो है ना, इमोशनल बॉन्ड, वो उनको अपना भी फायदा मिलता है। देखिए कोई ना कोई हुकूमत हो तो हुकूमत तो इंसान ही चलाते हैं, और इंसान फरिश्ते तो होते नहीं कि बिल्कुल साफ साफ दूध में धुले हुए, वैसा तो होता नहीं, अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये इंटरेस्ट एक तरफ अमेरिका के लिए भी कभी ना कभी काम आता है कि जी हम ईरान से ऐसा करेंगे तो उनके वोटर्स उनकी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, और ईरान को भी उसका अपना वोट बैंक पे बेनिफिट उसका मिलता है। इस चीज का नया ब्लॉक बना है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं आपके चैनल पे, कि रशिया, चाइना, टर्की, ईरान वगैरह का जो ब्लॉक है, वहां पे जो अब सबसे बड़ी जो चीज सामने आई है कि ईरान तो रशिया के साथ बिल्कुल इस वक्त क्लोज है, चाइना के भी साथ बिल्कुल क्लोज है, ये एक ओपन सीक्रेट है, इनके ट्रेड टाइज बढ़ रहे हैं, बिजनेस टाइज, जो रीजनल सिक्योरिटी की बात हो रही है वहां। और सबसे बड़ी जो हाल ही में बात आई है कि ईरान के ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन की जंग में। इसका इंखिशाफ यूक्रेन की तरफ से भी हुआ है, जेलेंस्की की तरफ से भी हुआ है, और ईरान ने भी कहीं ना कहीं उसका फीलर दे दिया कि जी ईरान के ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है नेटो फोर्सेस के खिलाफ, कि वो अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ किसी ना किसी जगह पर आज की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, और सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं, पूरे नेटो फोर्सेस के खिलाफ यूज हो रहे हैं। तो हकीकत में पता चला है कि आज ईरान की टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग बन गई है कि आज ईरान ने इनडायरेक्टली अपने मिलिट्री पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ का जो मुजाहिरा था वो यूक्रेन की जंग के खिलाफ हो रहा है। और वहां पे साबित हो रहा है कि जब रशिया भी कह रहा है हाँ जी हम ईरान से ड्रोन ले रहे हैं, ईरान भी कह रहा है हाँ जी हमने उन्हें ड्रोन दिए थे। अब हालांकि डिप्लोमेटिकली उन्होंने एक बात की है, बड़ा पावर के खिलाफ, अमेरिका की स्ट्रेंथ के खिलाफ, नेटो की स्ट्रेंथ के खिलाफ कामयाबी तौर इस्तेमाल हो रहा है। तो ईरान कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में मिलिट्री माइट भी दिखा रहा है। और जो उनके, जब ईरान के जो एलाइज हैं इस वक्त, सबसे करीबी एलाइज जो हैं, जो कि चाइना और रशिया हैं, तो जब वो साथ में है तो ईरान तो एक थ्रेट फैक्टर है ही है अमेरिका के लिए भी। और अब क्योंकि अमेरिका, हम हर दफा बात कर रहे हैं, अब कितनी दफा बात करें जी, थोड़ा उनका ग्राफ जो है सुप्रीमेसी का, वो जो यूनिपोलर जो यहाँ पे बन चुका था, पावर बन चुका था दुनिया में, उसका एक डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सारा मामला बना रहा है कि भाई इसमें ईरान कहीं ना कहीं फैक्टर है, और अमेरिका जो है, अमेरिका अब फाइनली ईरान पर अपना कैश करना चाहता था, बिलखसूस जो बाइडेन। क्योंकि देखिए जो उनने सऊदी की तरफ से जो बाइडेन की पॉलिसी थी, ना वो जमाल खशोगी पे जस्टिस दिला पाए, ना वो एमबीएस के साथ वो जो उनने फिश का वो। हम अभी सऊदी अरब वाले मामले पर अभी आएंगे। मैं एक थोड़ा सा एक दो तजर्बा शेयर कर लूं अपने दर्शकों से, और बहुत ही अहम है, क्योंकि आपने एक बात कही कि ईरान में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये खातून जो मरने वाली खातून थी वो कुर्द इलाके की थी, ईरान के। कुर्द कौन हैं उनको समझने के लिए वैसे तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए। इराक में बाकायदा उनके ताल्लुकात कुर्दों के इजराइल और अमेरिका से बहुत नज़दीक हैं। CIA का और मोसाद के बाकायदा अड्डे अरबिल में मौजूद हैं। और मैं अब एक पर्सनल तजर्बा शेयर करना चाहूँगा। एक बार लंदन में सीरिया के एक कुर्दिश लीडर से मेरी मुलाकात हुई। जाहिर है जर्नलिस्ट को बहुत गहराई से चीजें समझने के बाद बताने में आसानी होती है। तो मैं कुछ देर जब बात करता रहा तो उसने एक बात बहुत ही दिलचस्प अंदाज में कही लंदन के ऑफिस में कि देखिए इस्लाम से हमारा क्या ताल्लुक है, कुरान तो अरबी जबान में आया है, अरबों के लिए आया है, हमारा उससे क्या ताल्लुक है। तो इतने दूर हैं वो इस्लाम के, लेकिन वो एक तरह से डिक्लेयर उस तरह से नहीं करते, लेकिन उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस, उनकी सोच बाकायदा उन दुश्मनों से मिलती है। इराक को अलग मुल्क बनाने के लिए मुसलसल, इराक में कुर्दिस्तान को अलग मुल्क बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें होती रही हैं, इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से। और अरबिल में कुछ महीने पहले बाकायदा एक
कॉन्फ्रेंस की थी बगैर बगदाद की मर्जी के। तो ये तो है कुर्द। और एक दूसरा वाकया जो एक शिराज में जो आईएसआईएस के बारे में आपने कहा कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक अमेरिका से मिल जाता है, मुझे एक ऐसा वाकया याद आ रहा है जिसमें बिल्कुल सीधा सबूत के तौर पर मैं बता सकता हूं। इराक में एक बार हवाई जहाज से हथियार और जरूरत का सामान बाकायदा आईएसआईएस के हाथ लगा, हवाई जहाज से गिराया हुआ, और बाद में अमेरिका ने एक बयान दे दिया जब उसकी वीडियो और फोटो सामने आ गई कि ये गलती से हो गया है, तो वो बाकायदा उनको मदद करते रहे हैं। ये सबूत के तौर पर। अभी मैं चलना चाहता हूं सऊदी अरब की तरफ। ऐसे वक्त में जब जो बाइडन कह रहे हैं कि हम ईरान को आजाद करेंगे, ईरान कह रहा है कि हम आपके लिए दूध देने वाली गाय नहीं बनेंगे, इस बीच में अचानक एक खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी जिसमें कहा गया कि एक सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अमेरिकी काउंटर पार्ट से कहा कि हम पर ईरान हमला कर सकता है मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। इसकी ये कहानी क्या कुछ हो सकती है? जी देखिए, सबसे पहले इसमें जो कुछ मामला इस वक्त चल रहा है, ये जो बाइडेन की सरकार की तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन का जो साइंस होती हैं वो दिखाई जा रही है। सबसे पहले जो मैं अभी आपको कह रहा था कि जो जुलाई के महीने में उन्होंने एमबीएस के साथ पहले जी कहा, जब इलेक्शन हो रहा था तो कहा जी जमाल खशोगी को जस्टिस दिलाना है, उसके कातलों को फांसी दिलानी, ये करना है वो करना है। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद सऊदी अरब भी आया, फिर उसके बाद जो एमबीएस से बात भी की, फिर उसके बाद ऐसी बात की कि ऐसा फेलियर हुआ कि ओपेक ने अमेरिका की एक ना सुनी। तो वहां पे इनको धचका लगा जो बाइडेन को। फिर पाकिस्तान इनका दूसरा अलाई, वहां पे एक एशियन रीजन में इनका दूसरा एक वो पालतू एक वहां पे बना हुआ। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी पहले एक दिन बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे दिन पाकिस्तान के हक में बयान दिया। तो वहां पर भी दो जगह पर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है जो बाइडेन की ओपनली दिखी। तो उसके बाद होता क्या, इस रीजन में अपना कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी में ही नाम रखने के लिए या सुप्रीमेसी में नाम रखने के लिए वही बात आती है कि सऊदी जो उनका ट्रेडिशनल, जो उनका 75 साल से जो यहाँ पे उनका दोस्त भी है, गुलाम भी है, तो उनके साथ टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए कि भाई अगर आप लोग ईरान के नजदीक चले गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। फिर तो आप वहां से चाइना के भी नजदीक, रशिया के भी नजदीक, पर भाई हम कहाँ जाएंगे, हम मिडिल ईस्ट में अपना वो जो गुंडागर्दी है हम कैसे दिखाएंगे, हम कैसे किसी मुल्क को कहेंगे कि मैं तुम्हें आज आजाद कर दूंगा। तो अभी जो गेम खेल रहा है ये अमेरिका खेल रहा है इस वक्त की गेम। और ये सारी गेम जो है ये अभी एक पीक पर जाएगी क्योंकि बाई पोल्स होने वाले, मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं अमेरिका में। उसके नजदीक ये गेम अभी पीक पर जाएगी। अभी इससे ज्यादा एस्केलेशन, डिप्लोमेटिक रिएक्शंस आएंगी अमेरिका की तरफ से ईरान के बिलखसूस। क्योंकि देखें बाकी क्वार्टर्स पे अभी अमेरिका फेल हो रहा है। अभी यूक्रेन की जंग में तो बिल्कुल शिकस्त की तरफ जा रही है सब। तो यूक्रेन पे ज्यादा जो बाइडेन बात नहीं कर पाएंगे, वहां शिकस्त है। अफगानिस्तान में क्या हुआ उस पर ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। सऊदी के साथ डील में क्या हुआ कि ओपेक ने नहीं माना, सऊदी अरब ने क्यों नहीं माना, क्या हुआ उस पर भी बात नहीं कर पाएंगे। भाई आपने पाकिस्तान को एक दिन अच्छा कहा, दूसरे दिन बुरा कहा, उस पर क्या हुआ उस पर बात नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ बात होगी अभी आज की डेट में या आने वाले दिनों में वो ईरान के ही मुतालिक होगी। और ईरान जो था, जो ईरान में जो सितंबर की जो वहां पे जो कोट अनकोट ईरान राइजिंग, अरब तो मानते नहीं है अमेरिका वाले इसको, तो ईरान राइजिंग का जो मामला, ईरान स्प्रिंग का जो मामला था, इनफैक्ट वो ये था कि जो बाइडेन दिखाना चाह रहे थे पिछले 2-3 महीने से इस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कि भाई अगर तख्ता पलट हुआ फिर तो मैं मस्लिम हूं, मैं तो फिर सबसे स्ट्रांग फिर से बन गया कि मैंने एक इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार गिरा दी, वहां पे फिर से वही वेस्टर्नाइज तरीके का कल्चर लाया, वही सरकार लाऊंगा, वही सब कुछ करूंगा। तो ये इनका एक बहुत बड़ा गेम प्लान था जो चला नहीं। आप देखिए ना, ये चीज काजमी साहब समझनी होगी, एक खातून की हिरासत में हलाकत हो गई, किस वजह से? चलिए भूल जाइए 2 मिनट के लिए, भाई कितनी औरतें दुनिया में मरती हैं हर रोज, कितने क्राइम होते हैं। अमेरिका जैसी जगह में खुद में 10,000 के करीब क्राइम रेट आता है। तो वहां पे जब आप बोलते हैं एक औरत के मामले पे इतना वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कैसे चीज ब्लो हो जाती है कि सब लोग सड़कों पे भी निकल आते हैं, सब लोग अपने बाल काटने शुरू कर देते हैं। वेस्टर्न मीडिया में भी जो अंग्रेज हैं सब अपने बाल काट रहे हैं, कोई अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, हमें हिजाब नहीं रखना। ये कि भाई इतना ज्यादा कैसे हो रहा है ऑर्केस्ट्रेट मामला, जब तक आपका ग्राउंड पे काम नहीं हुआ था। और फिर आप देखिए अभी बीबीसी की हाल ही की रिपोर्ट, बीबीसी ने रिपोर्ट में चेक किया कि जी जब ये शुरू हुए, जब ये प्रोटेस्ट ईरान में जो राइटिंग, इनफैक्ट प्रोटेस्ट तो कोट अनकोट मामला है जी, वहां एहतजाज तो है नहीं, वहां पे वो फसाद चल रहा है, दंगा दंगा रेजी चल रही है।
तो उनने जो सर्च इंजन की वहां पे चेक किया, तो उसी खातून के मुतालिक सबसे ज्यादा सर्च ईरान में चल रही थी पहले कुछ दिन। और जब फिर ईरान की सरकार ने वहां क्रैकडाउन शुरू किया, उसके बाद वो सर्च कम होने लगी। मतलब नेट में कहीं ना कहीं जो नेट में जो सारा कुछ मामला चल रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया जो है, अगर आपने देखा होगा, जो अरब स्प्रिंग का मामला, तो अरब स्प्रिंग में पता चला कि सोशल मीडिया को अमेरिका ने और बाकी नेटो एलाइज ने इस्तेमाल किया वहां पे वो कोट एंड कोट अरब स्प्रिंग के लिए, और वही मामला ईरान में चल रहा था। लेकिन क्योंकि अब ईरान के पास एक एक्सपीरियंस था अरब स्प्रिंग का कि भाई कभी भी ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने इंटरनेट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई, और एक बहुत, ये तो मानना होगा, एक फुल फ्लेश क्रैकडाउन किया। ईरान की सरकार ने क्रैकडाउन किया, और ईरान की सरकार के पास ये क्रैकडाउन करने के लिए एक जवाब था कि भाई अगर आप एक इस्लामिक रिपब्लिक में इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो हम तो आप पे क्रैकडाउन करेंगे। और वो क्रैकडाउन से ये किस्मत रही कि प्रोटेस्ट अब वहां पे सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। और आज रियलिटी क्या है, रियलिटी अभी हमें कुछ देर पता नहीं चली, क्योंकि देखिए ईरान भी कहीं ना कहीं इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां पे भी मीडिया स्टेट कंट्रोल है। तो अभी रियलिटी क्या है वो आने वाले 1-2 महीनों में लगेगी पता, हकीकत क्या है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, सिचुएशन अब ईरान के हक में है, अंडर कंट्रोल है। और अब ईरान के हमारे जो वहां पे ईरान के जो सदर है वो क्लियरली बोल रहे हैं भाई ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये राइटिंग का मामला है। तो वहां पे जो अभी मामला चल रहा था, ईरान अब उसको ओवरकम कर गया है, और अब फिर से ईरान फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बोल रहा है। हाँ, दूसरा जो लगातार मामला हुआ था, जो आतंकी हमला शिराज, तो देखिए जो शिराज में जो आतंकी हमला हुआ, पहले वहां पे जो सड़कों पे आंदोलन हुआ लोगों का, फिर शिराज में आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद जो उस पर भी ईरान ने एकदम क्रैकडाउन करके देखा, 22 के करीब लोग वहां पकड़े गए, तो उनका आईएसआई से और बाकी, अच्छा, कुर्द्स के साथ भी उनका, जो अभी आप बता रहे थे काजमी साहब, कुर्द्स के साथ भी उनका कहीं ना कहीं कांटेक्ट देखा गया है, लिंक देखा गया है इन्वेस्टिगेशंस में। तो ये मामला बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि भाई वहां पे अमेरिका की सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए ईरान में सब कुछ ये ऑर्केस्ट्रेट किया है, कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई। हाँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम है इलेक्शन तक, तो अभी ये जो जबानी जमा खर्ची है अमेरिका की तरफ से चलेगी। तो ये बहुत ही अहम है। सऊदी अरब अपने आप को जो 5 राउंड बातचीत के हो चुके हैं ईरान और सऊदी अरब के बीच, इराक में, बगदाद में, और अब उसके बाद ये कहा गया था कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। उसको क्या लगता है, ये अमेरिका इस किस्म के खबरें अपने मीडिया के जरिए सर्कुलेट करके क्या कुछ चाहता है? क्या क्या कुछ है सऊदी अरब से, क्या चाहता है? कभी नाराजगी, कभी हथियार बेचने की तैयारी, आपको क्या लगता है? देखिए काजमी साहब, आपने अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि सऊदी अरब ने कितनी मजबूरी दिखाई है ईरान के साथ मुज़ाकरात करने पे। बिल्कुल एक किस्म का सरेंडर करके मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ यमन की तरफ से भी ईरान है। और ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ऐसी चल रही है कि वो वहां पे एक मिलिटेंसी प्रमोट कर रही है, और जिसका नुकसान सऊदी अरब को उठाना पड़ रहा है, और इंटरनेशनली ये मामला बढ़ता जा रहा है। तो सऊदी अरब की ये भी मजबूरी है कि भाई अगर उन्होंने इन मामला को रोकना है तो उनको ईरान के साथ ज्यादा बेहतर ताल्लुकात रखने होंगे, इसके बजाय कि वो अमेरिका पे डिपेंडेंट रहे। क्योंकि अमेरिका पे जो कोई डिपेंडेंट रह रहा है कहीं पर भी, उसको कहीं ना कहीं फिर खमियाजा उठाना पड़ता है, जैसे हमने पिछले साल भी देखा अफगानिस्तान के मामले में, जो अमेरिका का वहां पे हाल हुआ। तो जो पिछले साल की जो एग्जाम्पल थी अगस्त की, उसकी वजह से सऊदी अरब का आउटलुक टोटली चेंज हो चुका है। यही तो वजह है कि सऊदी अरब ने, वरना सऊदी अरब तो एक ही इंसान को, एक ही मुल्क को अपना दोस्त मानता है इस दुनिया में, वो सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद अमेरिका का जो एलाय है इसराइल है। जो चेंज आई है वो इस मामले से आई है कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब को भी लग रहा है भाई मुझे डायरेक्टली जिसके साथ कॉन्फ्रंटेशन है उसी के साथ मुज़ाकरात क्यों ना करूं, मैं अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट क्यों हूं अब। क्योंकि अमेरिका को भी ये पता है भाई अगर अब ईरान और सऊदी अरब खुद में मामला सुलझाने लगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी पता चले कि भाई इन दोनों दुश्मन मुल्कों में आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। सिविलाइजेशन जो क्लैश होता है, आइडियोलॉजिकल क्लैश होता है, कि वो पर्शियन सिविलाइजेशन है, वो अरेबियन सिविलाइजेशन है, वो तो बिल्कुल क्लैश होते हैं। एक सिविलाइजेशन अपने आप को ज्यादा बेहतर समझती है, दूसरा अपने आप को रिच समझती है ज्यादा। वो उनमें क्लैश था, लेकिन वो क्लैश क्या कोई जंग की सूरत ले सकता था? जंग की सूरत जो बनाई गई है वो तो अमेरिका के थ्रू बनाई गई है। तो जब दोनों मुल्क मिलकर के बैठेंगे तो उनको तो पता चलेगा ना भाई हमारे आपस में कोई दुश्मनी वैसी है नहीं, हम अपने मामला हल कर सकते हैं। हूथी रेबल से लेकर के यमन तक, यमन से लेकर के जो ईरान के साथ हमारा बॉर्डरिंग कॉन्फ्लिक्ट है,
हम सब मामला हल कर सकते हैं। तो अगर दोनों मुल्कों ने खुद किया तो अमेरिका क्या करेगा? तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं सऊदी अरब को बोल रहा है भाई तुम्हें खतरा है, इसीलिए खबर बनाई गई कि भाई उसने अमेरिका के ईरान के जनरल से सुना, अमेरिका के जनरल सऊदी अरब के जनरल से सुना, अमेरिका के जनरल ने हमें ईरान से खतरा है। और ये खबर कहाँ से आई, कैसे आई, मतलब ये क्योंकि एक प्रॉब्लम रही है काजमी साहब, हम लोगों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक प्रॉब्लम रही है, हमने हमेशा वेस्टर्न मीडिया को गॉस्पेल ट्रूथ माना है। वो जो दिखाते हैं ना वही हमारे जहन में बैठ जाता है, हम कभी उस पर खोज नहीं करते भाई ये हकीकत है, ये बात सच है कि नहीं है। भाई फलाना मुल्क सुपर पावर है, ओके जी वो सुपर पावर है, फलाना मुल्क टेररिस्ट है, ओके जी वो टेररिस्ट है। भाई कभी हमने हकीकत देखी? कभी हमने ये देखा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसके लिए इराक पर हमला किया गया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, भाई वहां पे कौन से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे और सद्दाम हुसैन को किस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे फांसी दी गई? हमने कभी क्रिटिकली एवेल्युएट नहीं किया है वेस्ट को। अभी आप देखिए जो ईरान के प्रोटेस्ट दिखाए जा रहे हैं, अरे भाई कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां, तो ईरान में औरतें अपने बाल काट रही हैं, वहां पे हिजाब को जलाया जा रहा है, हिजाब फेंका जा रहा है। भाई सबसे पहले आप ये समझो, क्या वो जो वीडियोस हैं जो वायरल है, जो वेस्टर्न मीडिया भी दिखा रहा है, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो राइटर्स क्यों कह रहा है हमारे पास कोई तस्दीक नहीं है इन वीडियोस? तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी एंगल रहता है वेस्टर्न मीडिया में, लेकिन हमारे दिमाग पे ऐसा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न मीडिया का, बस जो वेस्टर्न मीडिया ने कहा वो सच है, बाकी और कुछ सच नहीं है। इसीलिए फलस्तीन जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और हमें हर एक चीज को उन्हीं के एंगल से देखना है। वही एक किस्म का वो एक जो परसेप्शन मैनेजमेंट है ना, परसेप्शन मैनेजमेंट लोगों के दिमाग पे वेस्टर्न मीडिया करता है, आज तक करता भी है, और कभी हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं किया, ये हमारी प्रॉब्लम रही है। जी जी, मैं आखिर में मैं बताऊं कि इराक जंग जब हो रही थी तो उस वक्त एक इराकी प्रोफेसर ने बाकायदा मीडिया, वेस्टर्न मीडिया किस तरह से पेश करता है, उसने बताया कि जिस तरह से सामर्रा में हमले के बाद वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि 5 हुडेड यूथ बिलीव टू बी शिया, बिलीव टू बी सुन्नी, ये कॉमा लगा के जो किया वो नैरेटिव बनाने का ही काम होता है। यही एक खेल है जिससे आप लोगों के जहन कहीं से कहीं पहुंचा दिए जाते हैं, हकीकत से दूर ले जाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, ये जो शियाइट मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम जो आपने कहा ना, ये तो अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि रिपोर्ट में लाना ही लाना है कि मुसलमान शियाइट मुस्लिम है या सुन्नी मुस्लिम है। वेस्टर्न मीडिया ने एक कल्चर डेवलप किया और हम इसे बतौर सहाफी हम भी इसे बिल्कुल आगे वैसे ही चला रहे हैं, बिल्कुल जो वो कहते हैं हम भी वैसे ही प्रोजेक्ट करते हैं, सुन्नी मुस्लिम शियाइट मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे जर्नलिज्म में तो एक स्टेटस सिंबल है ना ये। आप तो तब तक एक लिबरल माइंडेड जर्नलिस्ट लगेंगे नहीं जब तक आप मुसलमान कंट्री के इश्यूज के रिलेटेड उन्हें सुन्नी मुस्लिम या शियाइट मुस्लिम नहीं बताएंगे। मैंने तो कभी नहीं देखा कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस या कैथलिक क्रिश्चियंस करके वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट करे चीजों को, बट मुसलमानों पे जब बात आएगी शियाइट मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम पर बात वेस्टर्न मीडिया इंश्योर करता है कि वैसी ही बात। जी बिल्कुल, इसी तरह से बाकायदा ये बताया जाता है, जब सऊदी अरब को कहा जाता है तो वो सुन्नी लीडिंग मुल्क है और ईरान जो है वो शिया लीडिंग मुल्क है, शिया मुल्क है। तो ये वेस्टर्न मीडिया का अपना खेल है, उससे बचते हुए, बड़े नुकसान से बचते हुए हमें वो जो नैरेटिव बनता है उससे बचने की और अपने खुद हकीकतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने वक्त दिया और काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, सऊदी अरब भी हुआ और ईरान के अंदरूनी हालात और ख़ास तौर पर जो बाइडन की जहनी कैफियत जिसमें वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं वो भी सामने आई। और मैं समझता हूं कि लोगों को गौर करने की ज़रूरत है, जिनको बड़ी ताकत बना के पेश किया जाता है उनकी हवा कैसे निकल जाती है। मुझे याद है जब ईरान ने ड्रोन अमेरिका का गिराया था, उसके बाद एक भी कुछ नहीं कर सके ईरान ने। जब इराक में 2 अमरीकी छावनियों पर जवाबी कार्रवाई की जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद, उसके बाद कुछ नहीं कर सके। तो इनको जो सुपर पावर समझे वो खुद अपने आप को एक तरह से धोखा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।